नमस्कार, मैं उज्ज्वल सोनकर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है उज्ज्वल सोनकर और मैं आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहा हूं। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा था। आज से हम लोग संविधान पढ़ेंगे। तो आज हम लोग संविधान का भाग 1 और भाग 2 इन दोनों भागों को पढ़ेंगे। तो भाग 1 हमारा संघ राज्य क्षेत्र है और भाग 2 आपका नागरिकता है। भाग 1 1 से 4 तक है और भाग 5 5 से लेकर भाग 2 5 से लेकर 11 तक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग संघ राज्य क्षेत्र से, जो कि आपका अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। भारत एक अनुच्छेद 1 आप लोगों का है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम से तात्पर्य यहाँ लिया जाता है कि भारत या संघ या जो भी देश है उसका नाम क्या रखा जाए। तो जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, इसमें हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। आमतौर पे सभी देशों के संविधान के एक नाम होते हैं, किंतु हमारे भारत के संविधान के 2 नाम हैं। एक है इंडिया और दूसरा है भारत, जिसको हमारी संविधान सभा द्वारा भी अपना लिया गया था, जो कि कभी कदार विवाद का कारण भी बन जाता है और कभी कदार सरकारें भी इसमें आकर उलझ जाती हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में 2 बातों का ध्यान रखा गया है। पहला है आप लोगों का देश का नाम और दूसरा है राज्यों का संघ। अर्थात देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है, इसके 2 नाम हो गए हैं, इंडिया और भारत। राज्यों का संघ, भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला है आप लोगों का यूनियन टेरिटरी, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा है आप लोगों का, पहला आप लोगों का राज्यों का क्षेत्र है, दूसरा आप लोग का यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा है आप लोग का अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्य, अर्थात जो विदेशों से मिलाए जाते हैं। मतलब किसी अन्य देश से अगर कुछ युद्ध या बाह्य स्थितियों के कारण कोई देश, जब किसी देश का कोई टुकड़ा हमारे देश में मिलता है तो वो आ जाता है आपका अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्य क्षेत्र में। तो आइए भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों की चाल समझ लीजिए या हमारे देश की मुस्लिम लीग और कांग्रेस की अपनी आपसी समझ को समझ लीजिए, जिसमें हमारा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 गुटों में बट गया था और हमारा भारत देश बीच में है, इसमें है। तो विभाजन के पश्चात देश के 2 संविधान मतलब 3 भाग हो गए, संविधान अलग अलग हो गए। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा भारत देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। इसके कई सारे टुकड़े, मतलब अब जाहिर सी बात है कि ये मुख्यतः 4 प्रांतों में आपका ब्रिटिश प्रांत में आ जाता था, एक आप लोगों का विधानमंडल के प्रांत में आ जाता था, एक गैर विधानमंडल के प्रांत में आ जाता था, और चौथा आप लोगों का लक्षद्वीप अंडमान निकोबार महाद्वीप आ जाता था। तो इस प्रकार भारत कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें आप लोगों का देसी रियासत देखने को आप पा सकते हैं। उसके बाद राज्य रजवाड़ों की अपनी संपत्ति जो होती थी, अपना राज्य होता था। इस प्रकार भारत को भाषाई आधार पर भी कई जगहों पर बटे हुए थे। तो भारत को एकीकृत अर्थात एक साथ जोड़ने का काम हमारा पटेल जी ने किया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर उस समय लगभग देश के, हमारे भारत के लगभग सभी राज्य जो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आते थे वो भारत में विलय हो गए। लेकिन आपके 3 राज्य जो हैं आपके आ जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद था। ये तीनों राज्य मतलब ये तीनों उस समय देसी रियासत हमारे राज्य मतलब हमारे देश में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। जिसमें हुआ ये कि आप लोगों का जो हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू कश्मीर के आप लोगों के राजा थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती कि उसने पहले प्रयास किया कि अगर हम जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करके वहाँ के राजा को कब्जे में ले लें तो जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा। और इस डर से हरि सिंह ने ये डिसीजन ले लिया हमारे जवाहरलाल नेहरू व पटेल जी के साथ मिल करके कि आप हमें बचाइए और हम आपके साथ समझौते के लिए तैयार हैं। समझौता यह किया गया था कि हम आपके साथ मिलेंगे ज़रूर, लेकिन हमारा अलग संविधान होगा और मेरी रियासत रहेगी, जो कि आप लोग हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 370 और 31 में साफ तौर पे देख सकते हैं, जिसको वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी एक ही संविधान है जो कि भारत का है, ठीक है। तो और नागरिकता भी वहाँ की लगभग एक ही नागरिकता हो गई है, जो कि भारत की नागरिकता है। हाँ, उसके कुछ अलग प्रावधान जरूर हैं उसकी नागरिकता ग्रहण करने के, ये जिसको धीरे धीरे शायद
वर्तमान सरकार या आने वाली सरकारें भी दूर करने का प्रयास करेंगी। दूसरा आप लोगों का जूनागढ़ था। जूनागढ़ को आप लोगों का जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ की जनता जूनागढ़ जो थी वो भारत में विलय करना चाहती थी, परंतु राजा नहीं करना चाहता था। जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया और 99% वोट भारत के पक्ष में आए और वो भारत में विलय हो गया। हैदराबाद देश रियासत का भी सेम वही मतलब थोड़ा अलग हाल था कि वो मान ही नहीं रहे थे कि हम भारत में विलय होंगे, तो वहाँ पे हमारे पटेल जी ने सैनिक कार्रवाई की और उसको हमारे मिला लिया गया। इस पटेल जी ने भारत को एक अखंड भारत के रूप में प्रदर्शित किया और यहाँ जितने भी रियासतें बटी हुई थी उनको एक करने का काम किया। इसी क्रम में आप लोगों का फ्रांसीसी जो आप लोगों की कंपनियाँ थी, फ्रांसीसी रियासत थी, उन्होंने भी 1947 अक्टूबर 1947 में अपने लगभग सभी प्रांतों को भारत को सौंप दिया। किंतु 5 प्रांत ऐसे थे जिसके खिलाफ वो थे कि हम नहीं करेंगे, तो उसके लिए संसद में मतलब यहाँ पे वार्ता की गई। उसके पश्चात तो फ्रांसीसी संसद में इस पर बात की गई और समर्थन लिया गया। उसके पश्चात उन 5 प्रांतों को भी भारत में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार पुर्तगाली प्रांत जो थे उनको भी भारत में विलय किया गया। तो आइए उसके पश्चात आप लोगों का भारत में जब संविधान लागू हुआ तो भारत में भाषा के आधार पर भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1948 में ही आप लोगों का धर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें आपके उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश SK धर जी थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उन्होंने यह डिसीजन सुनाया था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा है। उसके बाद आप लोगों का JVP समिति का गठन किया गया था, जिसमें आप लोग के 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया जी थे। इन्होंने भी वही डिसीजन दिया कि भारत में राज्यों के मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है। जिसके पश्चात रामुलु साहब आपका अनशन पे बैठ गए। वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे एक राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि दोनों समितियों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि भाषाई आधार पे किसी राज्य को राज्य का दर्जा देना मतलब भारत को फिर से विखंडित करना हो जाएगा। भारत में तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आपकी 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा भी पता नहीं कितनी तरह की लैंग्वेजेज हैं। तो उस आयोग ने ये सिफारिश मतलब ये बताया था कि किसी भी राज्य का गठन किसी एक भाषा या संस्कृति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो आपके जो रामुलु साहब है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे कि नहीं आप कीजिए ही। तो जब 54 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हुई तो इस समय दंगों की मतलब भारत में हमारे जो मद्रास हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला प्रांत वर्तमान का है, वहाँ पे दंगों की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उसको मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है आप बना लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। उसके पश्चात आपका मद्रास से जो अन्य राज्य थे तमिल भाषी लोगों का, उससे तमिलनाडु बन गया। इस प्रकार से हमारे राज्यों का पुनर्गठन वहाँ से चालू हो गया और उसके पश्चात भारत आज लगभग 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। हमारे मूल संविधान में मतलब कि जिस समय गठन हो रहा था उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे, जिसकी संख्या इस समय बढ़ करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई है। आइए अनुच्छेद 2 को देखते हैं। 2 इसके अंतर्गत राज्यों का प्रवेश व स्थापना है, अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकेगी। इसके तहत हमारी संसद जो है वह हमारे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करवा सकती है, किसी नए राज्यों को जोड़ सकती है या उसे स्थापित कर सकती है। अर्थात संसद के पास 2 तरह की आपकी शक्तियाँ हो गई हैं, जिसमें है पहली है आपकी नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति और दूसरा है आपका स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 3 आपका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन है। क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है। पहला है क्षेत्र, दूसरी है सीमा और तीसरा है नाम। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को एक भाग के रूप में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसका मतलब यह होता है कि जैसे हमारी संसद अगर चाहे तो किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या किसी एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य की सीमा में जोड़ सकती है, या इसके आधे भाग को किसी दूसरे राज्य को दे सकती है, या एक राज्य को 2 राज्यों में बांट सकती है। इसको हमारी संसद को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे बिहार जब अलग हुआ था, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, उसके बाद आप लोगों का जो उत्तराखंड अलग हुआ था,
फिर आप लोगों का तेलंगाना अलग हुआ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे संविधान में हमारी संसद को हमारे राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इन चारों तथ्यों को आप लोग देख चुके हैं कि भारत की संसद जो है वह इसके किसी भी देश के मतलब किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा व नामों में परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्रों की सीमाओं को बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं को घटा सकती है या उनके नामों को परिवर्तित कर सकती है। इसके बाद अगला आ जाता है आप लोगों का के नाम व सीमा क्षेत्रों को बदलने की प्रक्रिया। तो संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। किसी भी राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों को सीमा को बदलने के लिए विधेयक संसद में तभी पारित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा उसको सिफारिश भेजी जाती है या राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है कि हाँ आप इसके नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले वह विधेयक उस राज्य को उन राज्यों के विधान मंडलों को विचार हेतु भेजेगा जो इससे प्रभावित होंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को उन राज्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। अर्थात किसी भी राज्य का निर्माण या सीमा या नामों में परिवर्तन करने से पूर्व राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह उन राज्यों के समक्ष उस विधेयक को प्रस्तुत करे जिससे वे प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रपति को इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करने का अधिकार है। राज्य के द्वारा दिया गया राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात राज्य अगर कोई भी अपना राय देता है या सुझाव देता है कि आप इसमें परिवर्तन कर लीजिए, मतलब ये नहीं किया जा सकता या इसको ऐसे कर लीजिए, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति स्वच्छंद है, वो जो चाहे वह कर सकता है। इसके बाद आप लोगों का अनुच्छेद 4 आ जाता है। अनुच्छेद 4 आपका अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। विधियों के संबंध में विशेष उपबंध है जो कि उनके परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और यह आप लोगों का जो नए राज्यों का प्रवेश व गठन अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया है और नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। इसके पश्चात आप लोग का आ जाता है भारत के राज्यों का निर्माण और विकास। तो स्वतंत्रता के वक्त देश में 3 प्रकार के क्षेत्र थे। पहला था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश कमिश्नर और देसी रियासत, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। वो ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश कमिश्नर पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था और देसी रियासतों पर आप लोगों का जो था वो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली राजा बैठा करके नियंत्रण उनका होता था कि राजा वहाँ बैठा हुआ है लेकिन टैक्स और बाकी प्रशासन ये करते थे। देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया था। वो भारत में विलय कर पाएँ, पाकिस्तान में विलय कर जाएं या स्वतंत्र हैं। 1947 के बाद जो अंग्रेजों ने किया था वो आप देख सकते हैं कि हमारे देश विभिन्न भागों में विभाजित था। यहाँ पर देसी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत और बाकी सब थे। तो देसी रियासतों को जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं या स्वतंत्र रह लें। जिसका परिणाम आप लोग जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी जो सभी रियासतें थी वे भारत के अंतर्गत आ गईं और भारत में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर का विलय करने का तरीका हमने आपको बताया कि पटेल जी ने ये हरि सिंह के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया था। यह 12 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा समर्थित अकबर खान के नेतृत्व में जो वहाँ कबीलाई छापामारों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जिससे भयभीत होकर हरि सिंह ने हमारे भारत सरकार से मदद मांगी थी। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया गया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा कुछ शर्तों को रखते हुए
जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। आइए जूनागढ़ आप लोगों का, वहाँ के जो नवाब थे मोहब्बत खान, इन्होंने 20 जनवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया और जनमत संग्रह में भारत को 99% से अधिक मत प्राप्त हुए थे, अर्थात इनको केवल 1% मत प्राप्त हुआ था, बाकी के वोट हमारी भारत सरकार को प्राप्त हुए थे। इसके बाद हैदराबाद का आप लोगों का सैनिक कार्रवाई द्वारा हुआ था। यहाँ की जो निजाम या शासक थे वो थे मीर उस्मान अली बहादुर जी ने इन्हें इसको भारत को देने से, भारत में विलय करने से मना कर दिया था, जिसको देखते हुए 13 सितंबर 1948 को पुलिस कार्यवाही द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया गया था। तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन आप लोगों को चार आधार पे किए गए थे, जिसमें पहले श्रेणी के राज्य जो आपके थे वे ब्रिटिश गवर्नर के प्रांत थे, दूसरा आप लोगों का राज्यों का विधानमंडल वाले रियासत थे और तीसरा बिना विधानमंडल वाले रियासत थे और चौथी श्रेणी का राज्य जो है आप लोगों का वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। धर कमीशन जो है आप लोगों का 1948 में गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता आप लोगों की थी एस के धर ने। इसकी अध्यक्षता आप लोगों की एस के धर ने की थी। ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की सहमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को खतरा था। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता को खतरा देखते हुए ही धर आयोग ने भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को मना कर दिया था। जेबीपी समिति, इसमें 3 सदस्य थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतार मैया जी थे। इनकी 3 सदस्यीय एक समिति बनाई गई थी जो कि इसी का विश्लेषण करने के लिए थी, जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आपका जो ये है 19 अक्टूबर 1952 आपके रामुल्लू जी जो स्वतंत्रता सेनानी आपके थे, इन्होंने आपके भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग की। गठन की मांग के लिए आपका आमरण अनशन किया और जिनकी 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात आप लोगों का दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे बचने के लिए भारत सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश को अस्तित्व में आ गया, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य को मान्यता दे दी। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला यह प्रथम राज्य था। यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग से या राज्यों का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं आप लोगों के। मैच द फॉलोइंग में या मिलान करने के लिए आप लोग को दे दिया जाता है कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, इसका मिलान कीजिए। 4 राज्य दे दिए जाएंगे और आप लोगों को 4 डेट दी जाएगी और उसी डेट के आधार पर आपको मिलान करना रहता है। तो भाषा के आधार पर हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो गठित होने वाला पहला राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आप लोगों का 1969 में जो है मद्रास प्रांत, जो कि बाकी बचे क्षेत्र जो आप लोगों के आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद बचे हुए थे, उनको तमिल भाषी राज्य या तमिलनाडु का गठन कर दिया गया था। इसके पश्चात आप राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष आप लोगों के जस्टिस फजल अली थे, इसको फजल अली कमीशन भी कह सकते हैं आप लोग। इसके सदस्य आप लोग के एम पर्रिकर और हृदय नारायण कुंडू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। केवल इन्होंने कहा था कि केवल एक भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। यही बात इन्होंने भी कही थी। इन्होंने स्पेसिफाई करके कहा था कि केवल एक भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत जो है वो आप लोगों की 22 इस समय पर वर्तमान समय में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है और पता नहीं कितनी सारी आप लोगों की लोकल लैंग्वेजेज हैं। तो इसलिए किसी एक भाषा को लेकर अगर आप चलेंगे तो भारत का विभाजन बहुत ज़्यादा मतलब कई खंडों में हो जाता, वापस से वही हो जाता जो जिससे बचते आए हैं। राज्यों का वर्गीकरण भाग क ख ग घ में न करके इसमें दो श्रेणी के राज्य के रूप में बांट दिया गया था। 2 श्रेणी मुख्यतः बांटा गया था और यही वर्तमान समय में भी लागू है। एक पहला है राज्य और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। इन दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद आप लोगों का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का है।
यह 1 नवंबर 1956 को जो आप लोगों का था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और उन 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय, आप लोग को मैं बताया हूँ अभी इंट्रो में कि फ्रेंच कॉलोनी, पुर्तगाली कॉलोनी, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो इन लोग की कॉलोनियाँ, ब्रिटिश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन फ्रेंच कॉलोनियाँ, पुर्तगाली कॉलोनियाँ तब भी थी, जो कि 1947 में भारत में कुछ विवाद, मतलब कि कुछ समझौते द्वारा कुछ खुद से छोड़कर चली गई थी, जिनको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि फ्रांस के पास भारत के कई सारे क्षेत्र थे, जिनमें आप लोगों का मछलीपट्टनम है, कोझिकोड है, सूरत है, जो अक्टूबर 1947 में भारत को प्राप्त हो गए थे। ये 1947 को ही भारत को दे दिए गए थे। इसी प्रकार बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में जो फ्रांसीसी कारखाने थे, वो भी आप लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, ये सभी आप लोगों को अक्टूबर 1947 में ही भारत को सौंप दिए गए थे। इसके बाद आप लोगों के 5 क्षेत्र और थे जो कि फ्रांस नहीं दे रहा था या उसके नियंत्रण में था, नहीं देना चाह रहा था। यह 5 क्षेत्र थे आपके पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे तथा चंद्रनगर। इन 5 क्षेत्रों को भारत ने लेने के लिए फ्रांस भारत के बीच जनमत संग्रह कराया गया, समझौता हुआ, और इसके पश्चात 1956 में भारत और फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और संधि फ्रांसीसी संसद द्वारा समर्थित हुई। उसके पश्चात फ्रांसीसियों ने उन राज्यों को भारत को सौंप दिया। भारत को इन राज्यों को वैधानिक नियंत्रण की स्वतंत्रता प्राप्त करवा दी। इसके पश्चात आप लोगों का पुर्तगाली कॉलोनी है, जो पुर्तगालों के पास कॉलोनी थी, इन्होंने तो आसानी से दे दिया था। भारत ने संविधान में संशोधन कर दादर नादर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया और शुरुआत में गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये तीनों आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि आगे चलकर 1987 में गोवा को आप लोगों को राज्य की मान्यता दे दी गई थी, जबकि दमन और दीव आप लोग के अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आते हैं। का सिक्किम का विलय आ जाता है। ये जो है आप लोगों का ब्रिटिश शासन के दौरान ये भी एक देसी रियासत था, जिस समय यहाँ पर ये चुंग्याल वंश का शासन था। भारत जब आज़ाद हुआ तो फिर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद सिक्किम को आपका भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ये कहा गया, मतलब इसके जो विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामले, आपके जो ये तीनों मामले हैं, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार, इन तीनों कार्यों को भारत के अंतर्गत सौंप दिया गया था। और भारत की संसद ने 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में इसको एक नॉर्मल राज्य या सामान्य राज्य या अन्य राज्यों का दर्जा दे दिया था और अन्य राज्यों के समकक्ष बना दिया था। इसके पश्चात आप लोगों का आ जाता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो राज्य हैं हमारे, आखिर वो अलग होना क्यों चाहते हैं, क्योंकि राज्य तो भारत के ही अंग हैं और वहाँ की जनता जो है वो भारत के अंतर्गत ही आती है। तो राज्यों को ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण वो अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आप शुरू से ही देख रहे हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कई भागों में बटा, बिहार बटा, फिर उसके बाद आपका तेलंगाना अलग हुआ। इस प्रकार से भारत में लगातार विभाजन होते रहे हैं। शुरू में आप लोगों का भाषाई आधार पर विभाजन हुए, तो ऐसी परिस्थितियाँ आखिर उत्पन्न क्यों होती हैं? तो ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि जैसे यदि आप लोगों को कोई व्यवस्थाएं ना दी जाए या आप लोगों को पीछे किया जाए और पीछे वालों को आगे, या सभी को, जैसे अगर क्लास में एक 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और उनमें से अगर किसी 2 को वरीयता दी जाए या 8 को वरीयता देकर 2 को वरीयता ना दी जाए, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम इस क्लास से बाहर हटे या कि हमको अलग से पढ़ाया जाए या कहीं और हम पढ़ लेंगे। तो यही तरीका से हम राज्यों के साथ होता है कि जब उनके साथ अव्यवहार, मतलब कि उनको पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं या राजनीतिक रूप से वहाँ पर कोई सक्रिय भागीदारी नहीं निभाता है, तो ऐसे में वे राज्य चाहते हैं कि हमको अलग कर दिया जाए। तो ऐसे में हमारे देश में राज्यों के पुनर्गठन, मतलब राज्यों को अलग होने की प्रकृति विद्यमान हो जाती है और राज्य चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, हमारा एक अलग संविधान हो, हमारी अलग व्यवस्थाएं हों। और इसी के तर्ज पे आप लगातार विभाजन देखते हुए आए हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए जाहिर सी बात हमको राजनीतिक सक्रियता को बढ़ानी पड़ेगी, सभी को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा और सभी को समान व्यवस्थाएं प्रदान करानी पड़ेगी। इस तरह से हमारा आज का पहला टॉपिक, मतलब पहला भाग जो है वो ख़त्म होता है। और इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा भाग है आप लोगों की आ जाती है नागरिकता। तो दूसरा भाग हमारा जो है वो है नागरिकता। नागरिकता किसी भी राष्ट्र के सदस्यों को प्राप्त होता है जब कोई भी देश
अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार देता है जो केवल वहाँ के नागरिक होते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होते हैं। उन्हें उस राष्ट्र में रहने के अवसर प्रदान करता है। तो नागरिकता जो होती है वह कानून और किसी भी व्यक्ति के मध्य एक आपसी सहसंबंध होता है, जिसमें कुछ व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, कुछ राज्य के कर्तव्य होते हैं, जिसके तहत दोनों मिलकर के किसी राज्य को संचालित करने में योगदान देते हैं। तो आइए नागरिकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो नागरिकता राष्ट्र के कानून के अंतर्गत व्यक्ति राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले ऐसे कानूनी संबंध हैं जिसमें निम्नलिखित 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है आपका राज्य व्यक्ति के कुछ अधिकार निर्धारित करेगा, वहीं व्यक्ति राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और व्यक्ति की राज्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। अन्य देशी व्यक्ति जो दूसरे देश के व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो किसी नागरिक को प्राप्त होते हैं। नागरिकता मैं आपको बता चुका हूं कि नागरिकता किसी भी राष्ट्र को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो केवल वहीं के नागरिकों को मिलते हैं, किसी अन्य देश को नहीं। अर्थात नागरिकता लेने से किसी भी जिस प्रकार से व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है, उसी प्रकार राष्ट्र का भी उत्तरदायित्व होता है कि वे अपने देश के नागरिकों की रक्षा करें, उनको विशेषाधिकार दें, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखें। आपका आ जाता है और अन्य देश के व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और अनुच्छेद जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक स्वतंत्रता का अधिकार है ये केवल भारत के ही नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जो कि 5 हैं हमारे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, आचरण और निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 आप सभी का अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 आपका शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का संरक्षण है। इससे हमारे जो विदेशी नागरिक हैं या जो विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं उनको दूर रखने का एक कारण यह भी है कि यदि उनको इसमें विशेषाधिकार दिया गया तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस कारण विदेशी नागरिकों को हमारे इस मूल अधिकार से दूर रखा गया है। आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होने का अधिकार मात्र भारत के नागरिकों को है। जैसे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ पद है या जो महत्वपूर्ण पद है उनमें जो नियुक्ति है वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हो सकती है, जो कि ये पहला आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता हो गया। इस प्रकार से हमारे जो महत्वपूर्ण पद हैं इन पर जो नियुक्ति का अधिकार है वो केवल नागरिकों को दिया जाता है, क्योंकि उच्च पद पर नियुक्ति अगर भारत का नागरिक होगा तो उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी, उसके कुछ कर्तव्य होंगे, वह उसकी अवहेलना नहीं करना चाहेगा और उसके अनुसार ही आगे बढ़ेगा। इस कारण इसको विदेशियों को न सौंप करके हमारे देश के लोगों को या नागरिकों को ही केवल उपलब्ध कराए गए हैं। संसद, राज्य, विधानमंडल आदि के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार केवल नागरिकों को है। जो संसद का चुनाव है या राजमंडल का चुनाव है यह केवल हमारे नागरिकों को ही दिया जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शासन में अगर विदेशी नागरिक होंगे तो उनकी वो अपने न कर्तव्य पे ध्यान देंगे, न राज्य के प्रति निष्ठा होगी, इसका दुरुपयोग वो कर सकते हैं। इस कारण से संसद में मतलब जो भी हमारे शासन में चुनकर जाएगा वो मूल नागरिक ही होना चाहिए। वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है। निर्वाचन का अधिकार केवल जो कि एक कानूनी अधिकार है वो केवल हमारे भारतीय के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत संसद को नागरिकता संबंधी विधि निर्माण का अधिकार होता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता को त्यागने इन दोनों का प्रावधान किया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों को इस प्रकार देख सकते हैं हम कि जन्म के द्वारा जो नागरिकता होती है वो आपका अनुच्छेद 5 में वर्णित है। दूसरा आपका वंशानुगत द्वारा है। तीसरा पंजीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी नागरिकता प्राप्त करवा सकते हैं। इसके कुछ विशिष्ट नियम हैं। इसके बाद आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता है।
फिर किसी क्षेत्र के भारत में विलय के द्वारा भी नागरिकता है। अगर भारत किसी क्षेत्र को जीत लेता है या उसका विलय अपने क्षेत्र में करता है तो वहाँ के रहने वाले नागरिक भी भारत के नागरिक होंगे। आप लोगों का नागरिकता को त्यागना, नागरिकता को त्यागने के लिए प्रावधान, इसमें पहला आपका आ जाता है स्वेच्छा से त्यागना। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग कर सकता है। दूसरा है पर्यावसन, इसमें स्वयं समाप्त हो जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है या किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फिर आ जाता है आपका वंचित किया जाना। इसके लिए कुछ अलग से प्रावधान है। इसमें मूल नागरिकों के वंचित करने के लिए प्रावधान नहीं है, अर्थात मूल नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, किंतु जो व्यक्ति आपके पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त किए हुए हैं उनकी नागरिकता को वंचित करने के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। फिर आ जाता है आप लोग का नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान। प्राप्त करने के लिए प्रावधान आपका जो है पहला है जन्म से, जो कि आपका अनुच्छेद 5 में उल्लिखित है। फिर आता है आप लोगों का 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। 26 जनवरी 1950 यानी हमारे संविधान के लागू होने के बाद भारत में जन्मे जो भी व्यक्ति भारत में जन्मे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, वह भी भारत का नागरिक होगा। आप लोग का वंशानुगत आधार पर नागरिकता मिलने के निम्न प्रावधान है, जिसमें पहला आप लोग का आ जाता है 26 जनवरी 1950 को देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता अथवा पिता भारतीय हों, तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आप लोग का आ जाता है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा आप लोग का आ जाता है कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर कंसल्टेशन में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो या फिर केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण हुआ हो। यदि व्यक्ति के जन्म के 1 वर्ष के भीतर कंसल्टेशन उसका हो, उस कंसल्टेशन के तहत उसका पंजीकरण हो चुका है तो वो भारत का नागरिक होगा। और यदि ऐसा नहीं किया गया हो, किंतु इसमें दूसरा प्रावधान है कि यदि भारत के सरकार की सहमति से ये उक्त अवधि के बाद भी अगर उसका पंजीकरण करा लिया जाता है तो फिर उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार के बच्चों का भारतीय कंसल्टेशन में पंजीकरण कराते समय आवेदक पत्र में माता पिता की को इस आशय का शपथ पत्र कराना होगा कि उस बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। पुनः एक नाबालिग व्यक्ति जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है साथ ही अन्य देश का भी नागरिक है तब उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी यदि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने पर नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास दो राष्ट्र की नागरिकता है यदि वह वयस्क होने के पश्चात भारत की नागरिकता को भारत की नागरिकता को नहीं त्यागता है या किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात आप लोग का आ जाता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण में यह है कि भारतीय मूल का जो कोई व्यक्ति जो भारत में 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और दूसरा आपका आ जाता है भारतीय नागरिकों से विवाहित कोई व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है उसको पंजीकरण द्वारा नागरिक बनाया जा सकता है। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे इनको भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर आ जाता है आप लोग का भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। भारतीय मूल का जो व्यक्ति यदि अविभाजित भारत की किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसको भी भारतीय नागरिकता पंजीकरण के आधार पर दी जा सकती है। कोई व्यक्ति अगला है आप लोग का कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों और पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से पूर्व 12 महीने पहले से साधारण निवास कर रहा हो। यदि 12 महीने पूर्व से वह निवास कर रहा हो तो वो नागरिकता के लिए पंजीकृत करा सकता है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक
अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूभाग के निवासी हों। अर्थात 15 अगस्त 1945 के बाद यदि किसी भूभाग को भारत में मिलाया गया है, यदि वह उसका नागरिक हो तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके और इन उपरोक्त सभी श्रेणियों में मतलब जो भी इन नियमों का या इन प्रावधानों का पालन करता है उसको नागरिकता देने से पूर्व आप लोगों की निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा। आप लोग कहा जाता है देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक है जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है तो उस व्यक्ति को भी भारत में देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है। भारतीयों को देशीकरण द्वारा अगर नागरिकता नहीं मिलती है तो उसको भी भारत में नागरिकता नहीं, देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा है आप लोगों का अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। यदि वह भारत की नागरिकता को लेना चाहता है तो उसको जिस देश में वह रह रहा है उसकी नागरिकता को त्यागना होगा। तीसरा है आप लोग का 12 माह की अवधि से 14 माह वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में या थोड़ा इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य हो। इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग कहा जाता है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से वह किसी एक का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। जो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, उसे देशीकरण रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने की इच्छुक हो। यदि उसकी इच्छा हो तभी वह भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा उसको नहीं दी जाएगी। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और विश्व शांति एवं मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण किए बिना भी नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता देशीकरण के द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यदि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है तो उसे हमारे संविधान की निष्ठा के प्रति शपथ आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग कहा जाता है नागरिकता को त्यागने के लिए प्रावधान। तो इसमें पहला है आपका स्वेच्छा से त्यागना। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर सकता है। दूसरा है पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी व्यक्ति नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता को त्याग कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को युद्ध में व्यस्त होने की स्थिति में रोका जा सकता है। यदि आप नागरिकता का त्याग कर रहे हैं किंतु हमारा देश अगर किसी युद्ध या बाह्य कारणों से ग्रसित है तो आपकी नागरिकता को कुछ समय के लिए या जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो सकता तब तक रोका जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता को त्यागता है तो उसकी नागरिकता के साथ साथ उसके बच्चे की भी नागरिकता रद्द हो जाएगी, किंतु यदि बच्चा नाबालिग हो जाएगा या 18 वर्ष की आयु जब उसकी पूरी हो जाएगी तो वो भारतीय नागरिकता को ले सकता है। अगला आप लोग का है पर्यावसन, स्वयं समाप्त होना। ये आपका अनुच्छेद 9 में है। किसी भी भारतीय नागरिक को यदि कोई भी भारतीय नागरिक है वह अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और इसको केवल 2 स्थितियों में रोका जा सकता है। आपकी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई हो या आपको केंद्र सरकार इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। यदि केंद्र सरकार से आपको अनुमति नहीं दी गई है तो आपकी नागरिकता को रद्द नहीं किया जाएगा। अगला है आप लोगों का वंचित किए जाने के संबंध में प्रावधान। तो भारत सरकार जो है वो जो भी व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण द्वारा हमारे देश की नागरिकता को ग्रहण किए हुए हैं उनकी नागरिकता को रद्द करने के लिए हमारी संसद में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यदि आप उन प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो आप लोगों की नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। आइए उन प्रावधानों को समझते हैं। ये देख सकते हैं हम कि ऐसी भारतीय नागरिकता देशीकरण या पंजीकरण द्वारा जो भी व्यक्ति देशीकरण या पंजीकरण के आधार पर नागरिक बने हैं उनकी नागरिकता के लिए ये प्रावधान है। केवल उन्हीं की नागरिकता को वंचित किया जा सकता है। हमारे देश के मूल नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक बने किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके लिए आपको 5 प्रावधान दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है आप लोगों का उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु झूठे तथ्यों का प्रयोग किया गया हो। यदि उसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे तथ्य भारत सरकार के समक्ष रखे हों। दूसरा आपका आ जाता है कि आपका संविधान के प्रति अनादर या अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो। तीसरा आपको शत्रु देश के साथ कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किया हो या राष्ट्र विरोधी कार्य किया हो।
तो किसी भी व्यक्ति को जो कि भारत में राष्ट्रीय मतलब पंजीकरण या विदेशीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण की हुई है, उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। फिर आपका आ जाता है नागरिकता के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्ष में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति जो कि इन दोनों पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण किए हुए है, यदि उसे किसी अन्य देश में 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास होता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। फिर आपका आ जाता है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। यदि वह कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों प्रावधानों के तहत नागरिक बना हुआ है, यदि वो लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हो, तो उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। तो ये रही आप लोगों की आज की क्लास। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।